हेलो, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। 4 मॉडल पेपर हमने पिछली क्लास में देखे थे, जो इस चैनल पर प्ले लिस्ट में उपलब्ध है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। ये जो संजीव डेस्क वर्क के मॉडल पेपर है, निश्चित ही आपके जो 22 मार्च को इतिहास का पेपर होने वाला है उसमें मील के पत्र साबित होंगे। जो भूगोल और इंग्लिश का पेपर है उसमें भी मॉडल पेपर में से अधिकतर प्रश्न है वो उन्हीं में से आए, और शेकआउट मिशन में से अधिकतर प्रश्न पूछे गए। हम शेकआउट मिशन भी हल करेंगे, जो संपूर्ण 10 मॉडल पेपर है वो भी हल करेंगे। चलिए अपना सेशन शुरू करते हैं। ये जो 5 मॉडल पेपर है इसमें पहला प्रश्न है वो एबीसीडी वाला प्रश्न रहने वाला है। इसमें पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत विशाल स्नानागार स्थित है। जो हड़प्पा सभ्यता थी उसके अंतर्गत जो विशाल स्नानागार है वो जोधपुर में स्थित है। इसमें ऑप्शन ए है वो सही होगा। जो दूसरा प्रश्न है वो है, सुदर्शन सरोवर का जीर्णोद्धार किसने करवाया था। जो सुदर्शन सरोवर है उसका जीर्णोद्धार है वो रुद्रदमन ने कराया। इसमें ऑप्शन से है वो सही होगा। तीसरा प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल मन के बनाने के लिए प्रसिद्ध था। जो सिंधु घाटी सभ्यता का चौंदुडु नामक स्थल है वो मन के बनाने के लिए प्रसिद्ध था। इसमें ऑप्शन बे है वो सही होगा। आगे चौथा प्रश्न है, महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण का कार्य किसके नेतृत्व में प्रारंभ किया गया। जो महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण का कार्य है वो वीएस सुकंताकर के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया। इसमें ऑप्शन से है वो सही होगा। आगे पांचवा प्रश्न है, किस ग्रंथ में बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए नियम संकलित किए गए। जो विनय पिटक ग्रंथ है उसमें बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुणियों के नियम है वो संकलित किए गए हैं। छठा प्रश्न है, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर नामक ग्रंथ का रचयिता कौन था। ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर जो ग्रंथ है उनके रचयिता है वो बर्नियर था। इसमें ऑप्शन से है वो सही होगा। सातवां प्रश्न है, श्रीनगर की कौन सी मस्जिद सभी मस्जिदों में मुकुट का नगीना समझी जाती है। जो श्रीनगर की शाह हमदान मस्जिद है वो सभी मस्जिदों में मुकुट का नगीना समझी जाती है। यह आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। आठवां प्रश्न है, अलवार किस मत से संबंधित है। जो अलवार संत है वो वैष्णव मत से संबंधित है, यानी ये विष्णु के उपासक थे। इसमें ऑप्शन ए है वो सही होगा। नौवां प्रश्न है, नगलपुरम उपनगर की स्थापना किसने की थी। जो नगलपुरम उपनगर है उसकी स्थापना कृष्णदेव राय ने की। इसमें ऑप्शन ए है वो सही होगा। 10वां प्रश्न है, महानवमी डिब्बा की ऊंचाई कितनी है। जो महानवमी डिब्बा उसकी ऊंचाई 40 फीट है। इसमें भी ऑप्शन ए है वो सही होगा। आगे 11वां प्रश्न है, मुगल काल के पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है। जो मुगल काल की पंचायत होती थी उसका मुखिया मुकदम या मंडल कहलाता था। इसमें ऑप्शन ए है वो सही है। 12वां प्रश्न है, जमींदारों को दी जाने वाली व्यक्तिगत जमीन क्या कहलाती। जो जमींदारों को दी जाने वाली व्यक्तिगत जमीन थी उसे मिल्कियत कहा जाता है। इसमें ऑप्शन ए है वो सही होगा। 13वां प्रश्न है, जमींदार द्वारा राजस्व वसूलने वाला अधिकारी क्या कहलाता था। जो जमींदार का राजस्व वसूलने वाला अधिकारी था उसे अमला कहा जाता था। इसमें ऑप्शन बे है वो सही होगा। 14वां प्रश्न है, बुकनान कौन था। जो बुकनान है वो एक ब्रिटिश एजेंट था। इसमें ऑप्शन ए है वो सही होगा। 15वां प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय भारत में गवर्नर जनरल कौन था। जो 1857 की क्रांति हुई समय भारत में गवर्नर जनरल है वो लॉर्ड कैनिंग थे। इसमें ऑप्शन बे है वो सही होगा। आगे 16वां प्रश्न है, किस दार्शनिक का संबंध यूनान से। जो सुकरात है वो एक यूनानी दार्शनिक है। इसमें ऑप्शन ए है वो सही होगा। 17वां प्रश्न है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत है वो जनवरी 1915 में लौटे थे। 18वां प्रश्न है, कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की। जो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन था उसमें पूर्ण स्वराज की मांग की। इस प्रकार आपके ये जो 18 महत्वपूर्ण एबीसीडी वाले प्रश्न है इनमें से परीक्षा में निश्चित ही प्रश्न पूछे जाएंगे। आगे जो दूसरा प्रश्न है वो रिक्त स्थान से संबंधित है। इसमें भी 6 रिक्त स्थान पूछे जाते हैं। इसमें पहला है, खालजा आधुनिक बिहार के राजगीर का प्रकट नाम है। जो राजगीर का प्रकट नाम है वो क्या है। राजगीर का प्रकट नाम राजगा है। इसमें रिक्त स्थान में सही शब्द राजगा होगा। दूसरा है, मनुस्मृति के अनुसार पुरुषों के लिए धन अर्जित करने के कितने तरीके। जो मनुस्मृति ग्रंथ है उसके अनुसार पुरुषों के लिए धन अर्जित करने के 7 तरीके है वो बताया गया है। तीसरा प्रश्न है, शाहजहां बेगम की उत्तराधिकारी कौन थी। जो शाहजहां बेगम है उसकी उत्तराधिकारी सुल्तान जहां बेगम थी। यह आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। चौथा प्रश्न है, ख्वारिज्म खालजा में स्थित है। जो ख्वारिज्म है वो उज्बेकिस्तान में स्थित है। पांचवा प्रश्न है, 16वीं-17वीं सदी के दौरान हिंदुस्तान में करीब करीब खालजा लोग गाँव में रहते थे। जो 16वीं-17वीं सदी थी उस दौरान हिंदुस्तान में करीब करीब 85% लोग है वो गाँव में रहते थे। छठा प्रश्न है, स्तंभरारी बंदोबस्त खालजा ने राजस्व की राशि निश्चित करने के लिए लागू की थी। जो स्तंभरारी बंदोबस्त व्यवस्था ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजस्व की राशि निश्चित करने के लिए लागू की थी। ये स्तंभरारी बंदोबस्त है वो अति महत्वपूर्ण आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी। ये क्या थी, ये एक राजस्व वसूलने की प्रणाली थी और इसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने लागू किया था। इस प्रकार आपके 6 रिक्त स्थान है वो पूछे जाएंगे। आगे जो तीसरा प्रश्न है वो अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों से संबंधित है। इसमें 11 छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का रहने वाला है। इसका उत्तर एक शब्द या एक पंक्ति में देना। इसमें पहला है, द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी के रचयिता कौन थे। जो द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी ग्रंथ है उसके रचयिता SN रॉय थे। ये अति महत्वपूर्ण परीक्षा में पूछा जा सकता है। ये परीक्षा में कई बार पूछा गया, आपको इनका विशेष रूप से ध्यान में रखना है। दूसरा प्रश्न है, मनुस्मृति के अनुसार समाज का कौन सा वर्ग
पैतृक संसाधन में हिस्सेदारी की मांग नहीं कर सकता था। जो मनुस्मृति ग्रंथ है उसके अनुसार पैतृक संपत्ति यानी जो पिता की संपत्ति उसमें स्त्री वर्ग है वो हिस्सेदारी की मांग नहीं कर सकता, ये मनुस्मृति ग्रंथ के अनुसार। आगे तीसरा प्रश्न है, मध्यम निकाय किस भाषा में लिखा गया है? जो मध्यम निकाय ग्रंथ है वो पाली भाषा में लिखा गया एक बौद्ध ग्रंथ है। चौथा प्रश्न है, शाहजहां के सबसे बड़े पुत्र का क्या नाम था? जो शाहजहां का सबसे बड़ा पुत्र था उसका नाम दारा शिकोह था। पांचवा प्रश्न है, भारतीय डाक प्रणाली का वर्णन किस विदेशी यात्री ने किया? जो भारतीय डाक प्रणाली है उसका वर्णन इब्न बतूता ने किया है। छठा प्रश्न है, किस ग्रंथ को तमिल वेद के रूप में भी जाना जाता है? जो नलियेरा दिव्य प्रबंधम ग्रंथ है उसको तमिल वेद के रूप में भी जाना जाता है। ये अति महत्वपूर्ण ग्रंथ है, आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। सातवां प्रश्न है, निर्गुण भक्ति के दो प्रसिद्ध संतों के नाम बताइए। जो निर्गुण भक्ति के दो प्रसिद्ध संत है संत कबीर है, संत गुरु नानक है, ये निर्गुण भक्ति धारा से संबंधित है। आठवां प्रश्न है, आईने अकबरी किसके द्वारा लिखे गए? जो आईने अकबरी ग्रंथ है वो अबुल फजल के द्वारा लिखा गया। नौवां प्रश्न है, पहाड़िया जीवन का प्रतीक क्या था? जो पहाड़िया जीवन है उसका प्रतीक कुदाल था। और 10वां प्रश्न है, 1915 से पहले कांग्रेस के किन्हीं दो प्रमुख उदारवादी नेताओं के नाम लिखे। 1915 से पहले कांग्रेस के दो उदारवादी नेता पहले नेता गोपाल कृष्ण गोखले थे जो गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी थे, और दूसरे नेता है वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। 11वां प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष कौन थे? जो भारतीय संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। ये 11 दिसंबर 1946 को जब दूसरी बैठक हुई उस समय स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने गए। भारतीय संविधान सभा के प्रथम और अस्थायी अध्यक्ष है वो सच्चिदानंद सिन्हा थे, जिन्हें संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को चुना गया। इन दोनों को आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है, स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। इस प्रकार आपके छोटे 11 प्रश्न है वो पूछे जाएंगे और एक नंबर के रहने वाले। आगे जो खंड 2 और लघुत्तरात्मक प्रश्नों से संबंधित है, इसमें उत्तर सीमा 50 शब्द यानी इसका 3 से 4 लाइन में उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न है वो 2 नंबर का रहने वाला है। चौथा प्रश्न है, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी से भारत में हुए नवीन परिवर्तनों का उल्लेख कीजिए। जो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी से भारत में निम्नलिखित नवीन परिवर्तन हुए। पहला, इन परिवर्तन में सबसे प्रमुख परिवर्तन है वो आरंभिक राज्यों, साम्राज्यों और रजवाड़ों का विकास है। जो राज्य, साम्राज्य और रजवाड़ों का विकास हुआ, इन राजनीतिक प्रक्रियाओं के लिए कुछ नए परिवर्तन जिम्मेदार थे। इनकी जानकारी कृषि उपज को संगठित करने के तरीके से होती है। और इस युग में लगभग संपूर्ण उपमहाद्वीप में नए नगरों का उदय हुआ, यानी इस समय 2 बड़े महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। एक तो जो नए नगर है उनका उदय हुआ और राज्य, साम्राज्य और रजवाड़ों का विकास हुआ। आगे 5वां प्रश्न है, अभिलेख किसे कहते हैं? इनका ऐतिहासिक महत्व बताइए। यानी अभिलेख क्या है, इनका ऐतिहासिक महत्व क्या है? अभिलेख उन्हें कहा जाता है जो पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन जैसी कठोर सतह पर खुदे होते हैं। अभिलेख यानी जो किसी कठोर सतह पर खुदे होते हैं उन्हें अभिलेख कहा जाता है। इनका महत्व, अभिलेखों में उन लोगों की उपलब्धियां, क्रियाकलाप और विचारों का उल्लेख मिलता है जो उन्हें बनवाते हैं। यानी जो अभिलेख बनवाते हैं उनकी उपलब्धियां, उन्होंने कौन कौन से क्रियाकलाप किए और उनके कौन से विचार थे, उनका उल्लेख मिलता है। अभिलेखों में राजाओं के क्रियाकलापों और लोगों द्वारा धार्मिक संस्थाओं दिए गए दान का विवरण भी होता है। यानी राजाओं के कौन कौन सी एक्टिविटीज थी और लोग है वो धार्मिक संस्थाओं में कौन सा दान देते हैं, इनका भी उल्लेख मिलता है। और अभिलेखों की प्रश्न है, वर्ण और जाति के कोई 2 अंतर बताइए। यानी वर्ण और जाति के बीच में कोई 2 अंतर है वो आपको बताना है। ये 2 नंबर का प्रश्न है, 2 अंतर है वो बताना है। इसमें पहला है, वर्ण मात्र 4 थे, यानी वर्णों की संख्या 4 थी परंतु जातियों की कोई संख्या निश्चित नहीं थी। दूसरा है, वर्ण व्यवस्था में अंतर्विवाह आवश्यक नहीं परंतु जाति व्यवस्था में अंतर्विवाह अनिवार्य होता है। यानी अपनी जाति में विवाह जरूरी है लेकिन वर्ण का उसी वर्ण में विवाह आवश्यक नहीं था। ये इन दोनों व्यवस्था के मध्य 2 बड़े अंतर थे। आगे 7वां प्रश्न है, लगभग 10वीं सदी से 17वीं सदी तक के काल में लोगों को यात्रा करने के क्या उद्देश्य थे? यानी 10वीं शताब्दी 17वीं शताब्दी तक जो लोग यात्रा करते हैं उनके मुख्य उद्देश्य कौन कौन से थे? इसमें पहला उद्देश्य है वो कार्य की तलाश में, यानी ये लोग कार्य की तलाश में यात्रा करते। दूसरा, आपदाओं से बचाव के लिए यात्रा करते। व्यापारियों, सैनिकों, पुरोहितों और तीर्थ यात्राओं के रूप में यात्रा करते और साहस की भावना से प्रेरित होकर भी यात्रा करते। ये यात्रा करने के मुख्य 4 उद्देश्य थे। आगे 8वां प्रश्न है, हजार राम मंदिर के बारे में आप क्या जानते हैं? इसका आपको वर्णन करना है। ये अति महत्वपूर्ण है, पिछली परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। जो हजार राम मंदिर है विजयनगर के राज्य के केंद्र में स्थित एक अत्यंत दर्शनीय मंदिर है। संभवतः इसका प्रयोग केवल राजा और उसके परिवार के द्वारा ही किया जाता था। बीच के जो देवी स्थल की मूर्तियां अब नहीं है परंतु जो दीवारों पर बनाई गई पटल मूर्तियां वो आज भी सुरक्षित है। इसमें मंदिर की जो आंतरिक दीवार है उस पर रामायण से लिए गए कुछ दृश्य है वो उत्कीर्णता है। यानी ये जो हजार राम मंदिर है वो जो विजयनगर का राज्य के केंद्र है उसमें स्थित एक दर्शनीय मंदिर है और इसका प्रयोग राजा और राज परिवार के लोग ही करते थे। आगे 9वां प्रश्न है, नायक कौन थे? इसका आपको वर्णन करना है। नायक विजयनगर राज्य के सेना प्रमुख थे। जो विजयनगर राज्य की सेना थी उसके प्रमुख है वो नायक कहलाते थे। प्राय नायकों का किलों पर नियंत्रण होता था और उनके पास सशस्त्र समर्थक भी होते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते रहते और उपजाऊ भूमि की तलाश में किसान भी उनका साथ देते थे।
ये प्राय तेलुगु या कन्नड़ भाषा बोलते थे। जो नायक लोग थे वो तेलुगु या कन्नड़ भाषा बोलते। कई नायकों ने विजयनगर के शासकों की प्रभुसत्ता के सामने समर्पण किया था, परंतु वे प्राय विद्रोह कर देते और उन्हें सैनिक कार्यवाही के द्वारा ही वश में किया जाता था। आगे 10वां प्रश्न है, जजमानी व्यवस्था क्या थी? टिप्पणी करिए। 18वीं शताब्दी में बंगाल में जमींदार लोहारों, बढ़ई और सुनारों जैसे ग्रामीण दस्तकारों को उनकी सेवाओं के बदले दैनिक भत्ता और खाने के लिए नकदी देते थे। जो जमींदार लोग थे वो जो लोहार, बढ़ई और सुनार है उनकी सेवाओं के बदले दैनिक भत्ता और खाने के लिए नकदी भी देते थे। इस व्यवस्था को जजमानी व्यवस्था कहा जाता है। यद्यपि ये प्रथा 16वीं और 17वीं शताब्दी में अधिक प्रचलित नहीं थी। आगे 11वां प्रश्न है, रेतवाड़ी व्यवस्था इस्तेमारी बंदोबस्त से किस प्रकार भिन्न थी? जो रेतवाड़ी व्यवस्था इस्तेमारी बंदोबस्त से निम्न प्रकार भिन्न थी। इस प्रणाली के अंतर्गत जो राजस्व की राशि थी उसको तय कर दिया गया, जिसे प्रत्येक जमींदार द्वारा जमा कराना आवश्यक था। यानी जो रेतवाड़ी व्यवस्था है इसके अंतर्गत राजस्व की राशि तय कर दी गई और प्रत्येक जमींदार को जमा कराना आवश्यक था। भिन्न भिन्न प्रकार की भूमि से होने वाले औसत आय का अनुमान लगा लिया जाता है और सरकार के हिस्से के रूप में उसका अनुपात निर्धारित कर दिया जाता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत जो जमींदार है वो गांव में भूस्वामी न्याय होकर राज्य का राजस्व समारता मात्र था। यानी पहले जमींदार गांव का भूमि का स्वामी था, लेकिन बाद में केवल राजस्व इकट्ठा करने वाला रह गए, यानी उनका कद है वो छोटा हो गया था। आगे 12वां प्रश्न है, अवध के नवाब को शाही संधि ने किस प्रकार असहाय बना दिया? समझे। शाही संधि कारण जो अवध का नवाब वाजिद अली शाह अपनी सैनिक शक्ति से वंचित हो गया, फलस्वरूप वह अपनी रियासत में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिन प्रतिदिन अंग्रेजों पर निर्भर होता जा रहा था और जो नवाब का विद्रोही मुखिया और तालुकदारों पर भी कोई नियंत्रण नहीं रहा था। आगे 13वां प्रश्न है, जीबी पंथ निष्ठावादी नागरिकों के अभिलक्षणों को कैसे परिभाषित करते हैं? यानी जीबी पंथ के अनुसार निष्ठावादी नागरिकों के कौन कौन से अभिलक्षण है? इसमें पहला अभिलक्षण है वो व्यक्ति को आत्म अनुशासन की कला सीखनी चाहिए। यानी जीबी पंथ के अनुसार व्यक्ति को सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए, स्वयं पर है वो अनुशासन होना चाहिए। लोकतंत्र में व्यक्ति को अपने लिए कम और दूसरों के लिए अधिक चिंता करनी चाहिए, यानी व्यक्ति में परोपकार की भावना होनी चाहिए। हमारी सारी निष्ठाएं केवल राज्य पर केंद्रित होनी चाहिए। यदि व्यक्ति अपने अपव्यय पर अंकुश लगाने के बजाय दूसरों के हितों की तनिक भी चिंता नहीं करता तो ऐसा लोकतंत्र निश्चित रूप से नष्ट हो सकता है। यानी व्यक्ति फालतू खर्च पर अंकुश लगाने के बजाय दूसरों के हितों की बिल्कुल भी चिंता नहीं करता है तो ऐसा लोकतंत्र है वो नष्ट हो सकता है। आगे जो खंड है वो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न सम्मिलित है। इसमें प्रत्येक प्रश्न है वो 3 नंबर का रहने वाले, ये अथवा में भी पूछे जाएंगे। यानी 2 प्रश्न दिए होंगे, दोनों में से आपको एक हल करना है। इसकी उत्तर सीमा है वो 100 शब्द है, यानी लगभग आपको 8 से 10 लाइन में इसका उत्तर लिखना है। इसमें 14 प्रश्न है, मोहन नगड़ो आगे 14 प्रश्न है, मोहनजोदड़ो नगर योजना की 4 प्रमुख विशेषताएं लिखी। यानी जो मोहनजोदड़ो नगर योजना की कौन कौन सी विशेषता है और इसके अथवा में हड़प्पा सभ्यता काल में व्यापार के विकास का वर्णन कीजिए। जो हड़प्पा सभ्यता काल उसमें व्यापार का विकास किस प्रकार हुआ? इसमें पहला है, नगर हड़प्पा के नगरों का निर्माण एक निश्चित योजना के अनुसार किया गया। सड़कें और नगरों की जो सड़कें और गलियां एक निश्चित योजना के अनुसार बनाई गई। ये सड़कें पूर्व से पश्चिम की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर जाती है। जो मोहनजोदड़ो की नालियां और शहरों में नालियों का जाल बिछा होता है, वर्षा और मकानों के पानी को निकालने के लिए सड़कों में पक्की नालियां बनी हुई थी। कुएं, जो हड़प्पा सभ्यता काल में प्राय प्रत्येक घर में एक कुआं होता था, पानी रस्सी की सहायता से निकाला जाता था और कुछ कुओं के अंदर सीढ़ियां भी बनी हुई। ये जो मोहनजोदड़ो नगर है उसकी नगर योजना की 4 महत्वपूर्ण विशेषता, इसमें पहला है नगर, दूसरी विशेषता है सड़कें, तीसरी विशेषता नालियां और चौथी विशेषता कुएं। इसके अलावा में हड़प्पा सभ्यता काल में व्यापार के विकास का वर्णन कीजिए। हड़प्पा सभ्यता काल में व्यापार का विकास, हड़प्पा निवासियों का व्यापार भी उन्नत था। व्यापार जल और थल दोनों मार्गों से होता था। नागेश्वर तथा बालाघाट से शंख, अफगानिस्तान शोरतु गई से लाजवर्द मणि और तांबा खेतड़ी राजस्थान से मंगाया जाता था। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का ईरान, मेसोपोटामिया, अफगानिस्तान आदि देशों के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित था। जो ओमान है वहाँ से तांबा मंगाया जाता था। ओमान, बहरीन या मेसोपोटामिया संपर्क है वो सामुद्रिक मार्ग से था, यानी व्यापार जल और थल दोनों मार्गों से होता था। नागेश्वर और बालाघाट से शंख, शोरतुगई से लाजवर्द मणि और खेतड़ी राजस्थान से तांबा मंगाया जाता है। ईरान, मेसोपोटामिया और अफगानिस्तान देशों के साथ व्यापारिक संबंध भी था। आगे 15 प्रश्न है, कबीर वाणी की विशेषताओं का वर्णन कीजिए अथवा मैं मकतूबात क्या है संक्षेप में देखिए। इसमें पहला है कबीर वाणी 3 विशिष्ट परिपाटियों में संकलित है। इसमें पहला है कबीर बीजक, कबीर ग्रंथावली और कबीर के पद, इन 3 परिपाटियों में संकलित है। कबीर की रचनाएं अनेक भाषाओं और बोलियों में मिलती है। कबीर की कुछ रचनाएं उलट बांसी के नाम से भी जानी जाती है और कबीर ने परम सत्य को वर्णित करने के लिए अनेक परिपाटियों का सहारा लिए। ये जो कबीर वाणी उसकी मुख्य विशेषता है। इसके अथवा मकतूबात क्या है संक्षेप में लिखिए। जो मकतूबात वे
पत्र थे जो सूफी संतों द्वारा अपने अनुयायी या सहयोगियों को लिखे गए, यानी मकतूबात एक तरह के पत्र थे जो सूफी संत है वो अपने अनुयायी या सहयोगियों को लिखते थे। इन पत्रों से धार्मिक सत्य के विषय में से के अनुभवों का वर्णन मिलता है जिसे वे अन्य लोगों के साथ बांटना चाहते हैं। वे इन पत्रों में अपने अनुयायियों के लौकिक और आध्यात्मिक जीवन, उनकी आकांक्षाओं और कठिनाइयों पर टिप्पणी करते थे। विद्वान अधिकतर 17वीं शताब्दी के नक्शेबंदी सिलसिले के शेख अहमद सर हिंदी के लिखे मकतूबात ए इमाम रबानी पर चर्चा करता है। इससे की विचारधारा का तुलनात्मक अध्ययन वे बादशाह अकबर की उदारवादी और असांप्रदायिक विचारधारा से करता है। यानी मकतूबात एक पत्र थे जो सूफी संत अपने अनुयायी और सहयोगियों को लिखते थे। इसके द्वारा जो धार्मिक सत्य के बारे में लिखी गई बातें उनका पता चलता है। आगे 16 प्रश्न है, बहुत सारे स्थानों पर विद्रोही सिपाहियों द्वारा नेतृत्व संभालने का आग्रह करने पर किन पुराने शासकों ने नेतृत्व संभाला है, या इसके तो हम उस साक्ष्य के बारे में चर्चा कीजिए जिससे पता चलता है कि विद्रोही योजनाबद्ध और समन्वित ढंग से काम कर रहे थे। ये जो 1857 की विद्रोह से संबंधित है, इसमें पहला है दिल्ली में विद्रोहियों ने बूढ़े हो चुके मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर से अपना नेतृत्व करने की दरख्वास्त की, जिसे बहादुर शाह ने ना नुकर के बाद मजबूरी में स्वीकार किया, परंतु बहादुर शाह ने नाम मात्र के लिए विद्रोहियों का नेता बनना स्वीकार किया है। यानी पहले तो मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर ने मना कर दिया, लेकिन बाद में मजबूरी में उनको नेतृत्व स्वीकार करना पड़ा और नाम मात्र के लिए नेता बनना स्वीकार किया। दूसरा है कानपुर में विद्रोहियों ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के उत्तराधिकारी नाना साहिब से नेतृत्व करने का आग्रह किया और विद्रोहियों के दबाव में नाना साहिब ने भी नेतृत्व करना स्वीकार किया। यानी दिल्ली में बहादुर शाह जफर ने नेतृत्व स्वीकार किया, कानपुर में नाना साहिब ने नेतृत्व स्वीकार किया, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई को आम जनता के दबाव के कारण बगावत की बागडोर संभालनी पड़ी, और बिहार में आरा के स्थानीय जमींदार कुंवर सिंह ने विद्रोह की बागडोर संभाली, और अवध लखनऊ में लोगों ने पदच्युत नवाब वाजिद अली शाह के युवा बेटे बीरजिस कद्र को अपना नेता घोषित किया। यानी अवध में बीरजिस कद्र ने विद्रोहियों का नेतृत्व किया, बिहार में जमींदार कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने किया, कानपुर में नाना साहिब ने किया और दिल्ली में बहादुर शाह जफर ने नेतृत्व किया। इसके तो उन साक्ष्यों के बारे में चर्चा कीजिए जिससे पता चलता है कि विद्रोही योजनाबद्ध और समन्वित ढंग से काम कर रहे थे। यानी जो 1857 क्रांतिकारी है वो योजनाबद्ध और समन्वित ढंग से काम कर रहे थे, ऐसा आप किस आधार पर कह सकते हैं? विद्रोही योजनाबद्ध और समन्वित ढंग से काम कर रहे थे। कुछ स्थानों पर शाम के समय तोप का गोला दागा गया तो कहीं बिगुल बजाकर विद्रोह का संकेत दिया गया। हिंदुओं और मुसलमानों का एकजुट होने और अंग्रेजों का सफाया करने के लिए हिंदी, उर्दू और फारसी में अपीलें जारी की गई। विभिन्न छावनियों के सिपाहियों के बीच अतः संचार बना हुआ था। विद्रोह के दौरान 41वीं नेटिव इन्फेंट्री का कहना था कि अवध मिलिट्री को या तो कैप्टन यर्स का वध कर देना चाहिए या उसे बंदी बनाकर 41वीं नेटिव इन्फेंट्री को सौंप देना चाहिए। जब मिलिट्री पुलिस ने इन दोनों बातों को अस्वीकार कर दिया तो इस मामले के समाधान के लिए हर रेजिमेंट के देशी अफसरों की एक पंचायत बुलाई जाने का निश्चय किया। ये पंचायतें रात को जो कानपुर सिपाही लाइन उसमें जुटती थी। इसका अर्थ यह है कि सामूहिक रूप से निर्णय लिया जाता था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विद्रोही है वो योजनाबद्ध और समन्वित ढंग से काम कर रहे थे। आगे जो 17वां प्रश्न है वो रंगा द्वारा अल्पसंख्यक की अवधारणा को किस प्रकार परिभाषित किया गया है। इसका तो हमें एक शक्तिशाली केंद्र सरकार की हिमायत में क्या दलीलें दी जा रही थी, इसमें से आपको कोई 3 है वो बताना है। NG रंगा के अनुसार तथाकथित पाकिस्तानी प्रांतों में रहने वाले हिंदू, सिख और यहाँ तक कि मुसलमान भी अल्पसंख्यक नहीं है। असली अल्पसंख्यक तो इस देश की गरीब जनता है जो इतनी दबी कुचली और उत्पीड़ित है, जो अभी तक साधारण नागरिक के अधिकारों का लाभ नहीं उठा पा रही है। असली अल्पसंख्यक वे आदिवासी है जिनका सदियों से व्यापारियों, जमींदारों और सूदखोरों द्वारा शोषण किया जा रहा है। इन लोगों को मूलभूत शिक्षा तक नहीं मिल पा रही। असली अल्पसंख्यक यही लोग हैं जिन्हें वास्तव में सुरक्षा का आश्वासन मिलना चाहिए। जो NG रंगा है उसके अनुसार कौन कौन से अल्पसंख्यक है उनकी परिभाषा दी गई। इसका तो हमें एक शक्तिशाली केंद्र सरकार की हिमायत में क्या दलीलें दी जा रही थी, यानी क्या पक्ष में तर्क दिए जा रहे थे जिससे एक शक्तिशाली केंद्र की स्थापना होती है। इसमें डॉक्टर अम्बेडकर का कहना था कि वे एक शक्तिशाली और एकीकृत केंद्र चाहते हैं। 1935 के गवर्नमेंट एक्ट में हमने जो केंद्र बनाया था उससे भी अधिक शक्तिशाली केंद्र चाहते हैं। देश में हो रही हिंसात्मक घटनाओं पर नियंत्रण करने के लिए शक्तिशाली केंद्र होना चाहिए। बालकृष्ण शर्मा का कहना था कि शक्तिशाली केंद्र का होना आवश्यक है ताकि वे देश हित में योजनाएं बना सके, उपलब्ध आर्थिक संसाधनों को जुटा सके, उचित शासन व्यवस्था स्थापित कर सके और विदेशी आक्रमणों से देश की रक्षा कर सके। यानी केंद्र है वो मजबूत होना चाहिए। आगे जो खंड दे है वो निम्नात्मक प्रश्नों से संबंधित है। इसमें 2 प्रश्न है वो निम्नात्मक पूछे जाएंगे, दोनों भी अथवा हम पूछे जाएंगे, यानी दोनों में से आपको कोई एक करना है। ये प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर का रहने वाला। इसकी उत्तर सीमा है वो 250 शब्द है, यानी 20 से 25 लाइन में आपको इसका उत्तर लिखना है। लगभग 1 पेज है वो भर कर लिखना है। इसमें आपको पॉइंट बनाकर लिखना है ताकि एग्जामिनर के अच्छी तरह समझ में आ जाए और पॉइंट से ही पता चल जाए कि इसमें उत्तर ये लिखा गया है। इसमें 18वां प्रश्न है जैन धर्म की महत्वपूर्ण शिक्षाओं का संक्षेप में वर्णन कीजिए। जो जैन धर्म की महत्वपूर्ण शिक्षा है वो निम्नलिखित है। इसमें
पहला है जैन दर्शन के अनुसार जो संपूर्ण विश्व प्राणवान है, ये माना जाता है कि पत्थर, चट्टान और जल में भी जीवन होता है। जीवों के प्रति अहिंसा जैन दर्शन का केंद्र बिंदु है। जैन धर्म के अनुसार इंसानों, जानवरों, पेड़ पौधों, कीड़े मकोड़ों की भी हत्या नहीं करनी चाहिए। वास्तव में जैन अहिंसा के सिद्धांत ने संपूर्ण भारतीय चिंतन परंपरा को प्रभावित किया है। जैन धर्म के अनुसार जन्म और पुनर्जन्म का चक्र कर्म के द्वारा निर्धारित होता है। इस चक्र से मुक्ति पाने के लिए त्याग और तपस्या की आवश्यकता होती है। ये संसार के त्याग से ही संभव हो पाता है, इसलिए मुक्ति के लिए विहारों में निवास करना चाहिए। जैन साधुओं और साध्वियों को 5 व्रतों का पालन करना चाहिए। ये 5 व्रत निम्नलिखित है। इसमें पहला हत्या नहीं करना, दूसरा चोरी नहीं करना, तीसरा झूठ नहीं बोलना, चौथा ब्रह्मचर्य का पालन करना और 5वां धन संग्रह नहीं करना। ये 4 नंबर का प्रश्न है और इसमें आपको जैन धर्म की महत्वपूर्ण 4 है वो शिक्षा ही बताना है। इसके अथवा में स्तूपों की खोज किस प्रकार हुई, जो सांची स्तूप है वो क्यों बच गया जबकि अमरावती नष्ट हो गए, आपको इसका कारण बताना है। और स्तूपों की खोज किस प्रकार हुई, पूरी प्रक्रिया का वर्णन करना। इसमें पहला स्तूपों की खोज। बौद्ध कला में स्तूपों का महत्वपूर्ण स्थान है। सांची और अमरावती के स्तूप है वो तत्कालीन वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूना। इसमें पहला है सांची के स्तूप की खोज। सांची का स्तूप एक पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है जो मुकुट के जैसा दिखाई देता है। 1818 ईस्वी में सांची के स्तूप की खोज हुई थी। दूसरा है अमरावती के स्तूप की खोज। 1796 ईस्वी में स्थानीय राजा एक मंदिर का निर्माण करना चाहते, उन्हें अचानक अमरावती के स्तूप के अवशेष मिल गए। उन्होंने इसके पत्थरों का प्रयोग करने का निश्चय किया। कुछ वर्षों के बाद कोलिन मैकेंजी नामक एक अंग्रेज अधिकारी को इस क्षेत्र से गुजरने का अवसर मिला। यद्यपि उन्होंने यहाँ कई मूर्तियां प्राप्त की, उनका विस्तृत चित्रांकन भी किया, परंतु इसकी रिपोर्ट है वो कभी भी प्रकाशित नहीं हुई। जो अमरावती का स्तूप है उसकी रिपोर्ट कभी भी प्रकाशित नहीं हुई। गुंदूर के कमिश्नर द्वारा अमरावती की यात्रा करना। 1854 ईस्वी में गुंदूर आंध्र प्रदेश के कमिश्नर ने अमरावती की यात्रा की। उन्होंने कई मूर्तियों और उत्कीर्ण पत्रों को एकत्रित किया और उन्हें मद्रास ले गए। अमरावती के स्तूप के उत्कीर्ण पत्रों को विभिन्न स्थानों पर ले जाना। 1850 के दशक में अमरावती के स्तूप के जो उत्कीर्ण पत्थर थे उसको भिन्न भिन्न स्थानों पर ले जाया गया। कुछ उत्कीर्ण पत्थर कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पहुंचे तो कुछ पत्थर मद्रास के इंडिया हाउस पहुंचे, कुछ पत्थर तो लंदन तक पहुंच गए। कई अंग्रेज अधिकारियों ने अपने बागों में जो अमरावती के स्तूप की मूर्तियां थी वो स्थापित की। आगे सांची क्यों बच गए जबकि अमरावती नष्ट हो गए। संभवतः अमरावती की खोज थोड़ी पहले ही हुई, तब तक विद्वान इस बात के महत्व को नहीं समझ पाए थे कि किसी पुरातत्व अवशेष को उठाकर ले जाने के बजाय खोज की जगह पर ही संरक्षित करना बड़ा महत्वपूर्ण था। 1818 ईस्वी में सांची की खोज हुई। उस समय तक भी इस स्तूप के 3 तोरण द्वार खड़े थे, चौथा तोरण द्वार वहीं पर गिरा हुआ था। इसके अतिरिक्त टिल्ला भी अच्छी दशा में था। उस समय कुछ विदेशियों ने यह सुझाव दिया कि तोरण द्वारों को पेरिस या लंदन भेज दिया जाए, परंतु कई कारणों से जो सांची के स्तूप वही बना रहा और आज भी बना रहा। दूसरी ओर जो अमरावती का महचैत्य अब केवल छोटा सा टिल्ला है जिसका संपूर्ण गौरव है वो नष्ट हो चुका है। इसके बाद 1900 प्रश्न है, महात्मा गांधी एक जन नेता थे, वर्णन कीजिए। यानी आप किस प्रकार कह सकते हैं कि महात्मा गांधी एक जन नेता थे, आपको इसका विस्तार से वर्णन करना है। इसके अथवा में रोलेट एक्ट और उसका विरोध, इस पर टिप्पणी लिखनी और खिलाफत आंदोलन पर टिप्पणी लिखनी। इसमें पहला है महात्मा गांधी एक जन नेता के रूप में। इसमें पहला है राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन में परिणत करना। 1922 ईस्वी तक गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रवाद को एकदम बदल दिया था। इस प्रकार फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में अपने भाषण में किए गए वायदे को उन्होंने पूरा किया। अब ये व्यवसायिकों और बुद्धिजीवियों का आंदोलन न रहकर हजारों श्रमिकों, कारीगरों, किसानों और आम जनता का आंदोलन बन गए। यानी गांधी जी ने जो स्वतंत्रता संग्राम के लिए जो राष्ट्रीय आंदोलन था उसको जन आंदोलन यानी सभी लोगों का आंदोलन बना दिया। इनमें से कई लोग गांधी जी के प्रति आदर प्रकट करते हुए उन्हें महात्मा कहने लगे। गांधी जी साधारण वेशभूषा धारण करते थे। उन्होंने पारंपरिक जाति व्यवस्था में प्रचलित मानसिक श्रम और शारीरिक श्रम की दीवार तोड़ने में भी मदद की। दूसरा बिंदु है किसानों के उद्धारक। गांधी जी भारतीय किसानों के उद्धारक के समान थे। लोग उन्हें गांधी बाबा, गांधी महाराज, सामान्य महात्मा जैसे अलग अलग नामों से पुकारते। वे किसानों के दमनात्मक अधिकारियों से सुरक्षा करने वाले, ऊंची दर के करों से मुक्ति दिलाने वाले और उनके जीवन में मान मर्यादा और स्वायत्तता वापस लाने वाले थे। भारतीय उद्योगपति और व्यापारी भी आंदोलन के समर्थक। कांग्रेस में कुछ भारतीय उद्योगपति और व्यापारी भी शामिल हो गए। उनकी सोच थी कि अंग्रेज द्वारा उनका शोषण हो रहा है और वह स्वतंत्र भारत में समाप्त हो जाएगा। गांधी जी और उसके अनुयायी नेता 1917 से 22 के बीच गांधी जी के एक बहुत ही प्रतिभाशाली वर्ग ने स्वयं को गांधी जी से जोड़ लिया। इनमें महादेव देसाई, वल्लभ भाई पटेल, जेबी कृपलानी, सुभाष चंद्र बोस, अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू, गोविंद वल्लभ पंत और श्री राजगोपालाचारी शामिल थे। पांचवा बिंदु है समाज सुधारक के रूप में। गांधी जी 1924 ईस्वी में जेल से रिहा होने के बाद उन्होंने अपना ध्यान खादी को बढ़ावा देने और छुआछूत जैसी सामाजिक बुराइयों को मिटाने, बाल विवाह को रोकने में लगाया। उन्होंने हिंदू मुसलमानों के बीच सौहार्द पर बल दिया। उन्होंने जो विदेशों से आयातित वस्त्रों को पहनने के स्थान पर खादी पहनने की महत्ता पर बल दिया। इस प्रकार इन 5 बिंदुओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि गांधी जी एक जन नेता थे और
आपसे कोई भी बड़ा प्रश्न है वो पूछा जाता है तो उसका उत्तर आपको पॉइंटों में है वो विस्तार से लिखना है। इसके अथवा में है वो रोलेट एक्ट और उसका विरोध, यानी रोलेट एक्ट क्या था और उसका विरोध क्यों किए गए। यद्यपि प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 से 18 तक चला उसके दौरान भारतवासियों ने अंग्रेजों की तन मन और धन से सहायता की, परंतु विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए कठोर कानून बनाए। 1919 में ब्रिटिश सरकार ने रोलेट एक्ट पास किया, जिसके अनुसार किसी भी भारतीय को बिना किसी जांच के कारावास में बंद किया जा सकता था। रोलेट एक्ट के पारित किए जाने से गांधी जी को प्रबल आघात पहुंचा। उन्होंने इस काले कानून के विरोध एक देशव्यापी आंदोलन चलाया। गांधी जी की इस अपील पर अनेक नगरों में हड़ताल की गई। दिल्ली में लोगों ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध एक जुलूस निकाला, जिस पर पुलिस ने गोलियां चलाई, अनेक लोग मारे गए। गांधी जी को पंजाब जाते समय गिरफ्तार कर लिया गया और गांधी जी गिरफ्तार होने से भारतवासियों में तीव्र आक्रोश उत्पन्न हुआ। पंजाब के लोगों ने रोलेट एक्ट का घोर विरोध किया। ब्रिटिश सरकार ने अमृतसर के जो स्थानीय नेता थे उसको गिरफ्तार कर लिया। इसके विरोध में अप्रैल 1919 में अमृतसर के जलियांवाला बाग में लोगों ने एक विशाल सभा आयोजित की। एक अंग्रेज ब्रिगेडियर डायर ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई, जिससे 400 से अधिक लोग मारे गए, हजारों लोग घायल हो गए। इस पर गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय लिया। इस प्रकार जो रोलेट एक्ट है वो उसका आपको वर्णन करना है और उसका विरोध किस प्रकार किए गए संपूर्ण घटनाक्रम का वर्णन करना है। दूसरा पॉइंट है वो खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन 1919 20 मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में भारतीय मुसलमानों का एक आंदोलन था। इस आंदोलन की प्रमुख मांगे थी पहले के ओटोमन साम्राज्य के जो सभी इस्लामी पवित्र स्थानों पर तुर्की सुल्तान अथवा खलीफा का नियंत्रण बना रहे। जंजीरात उल अरब इस्लामी संप्रभुता के अधीन रहे। जो जंजीरात उल अरब है वो इस्लामी संप्रभुता के अधीन रहे और खलीफा के पास इतने क्षेत्र हो कि वह इस्लामी विश्वास को सुरक्षित रखने योग्य बन सके। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को सफल बनाने के लिए खिलाफत आंदोलन का इसका अंग बनाया। उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों एकता उत्पन्न करने के लिए खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया और असहयोग खिलाफत आंदोलन चलाया। इस प्रकार जो खिलाफत आंदोलन के मुख्य नेता वो मोहम्मद अली और शौकत अली थे। आगे 20 प्रश्न है वो भारत के मानचित्र से संबंधित है। इसमें 5 नंबर के स्थान है वो पूछे जाएंगे। ये मैप आपके पाठ्य पुस्तक से ही पूछा जाएगा। 5 स्थान पूछे जाएंगे, उसका तो हम 5 स्थान पूछे जाएंगे आपको, या तो ऊपर वाले 5 करना है या ये अथवा वाले 5 स्थान करना है। हमने एक पहले मैप की 8 मिनट की क्लास ली, उसमें हमने 6 मैप है वो अति महत्वपूर्ण देखे, जिसके महत्वपूर्ण स्थान आप यदि 1 से 2 बार याद कर लोगे तो उससे बार आपके मैप नहीं पूछे जाएंगे। मैप है वो बहुत ईजी पूछा जाता है। इस प्रकार इस वर्ष जो भूगोल का पेपर हो उसमें भी मैप है वो बहुत ही इजी पूछा जाएगा। इसमें भी आपके बहुत ही इजी पूछा जाएगा, ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। इसमें 5 स्थान पूछे गए, सूरत, ग्वालियर, गोवा, सारनाथ और नागपुर। इसके अथवा में है चौराचौरी, अमरावती, मैसूर, बीजापुर और अवध। इनमें से आपको कोई 5 स्थानों का दर्शाना है। ये जो ग्वालियर है वो मध्य प्रदेश में स्थित है, सारनाथ है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है, नागपुर है वो मध्य प्रदेश में है, सूरत है वो गुजरात में स्थित है और जो गोवा है वो एक राज्य है, आपको ध्यान में रखना है। ये महाराष्ट्र और कर्नाटक में बीच में स्थित है। इन 5 स्थानों को आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। इसके अथवा में है वो चौराचौरी उत्तर प्रदेश में स्थित है, अवध भी उत्तर प्रदेश में स्थित है। इन दोनों स्थानों को आपको ध्यान में रखना है। जो बीजापुर है वो महाराष्ट्र में स्थित है, मैसूर है वो कर्नाटक में स्थित है और मैसूर कर्नाटक का प्राचीन नाम भी है। अमरावती है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है, ये आंध्र प्रदेश की वर्तमान में राजधानी। इस प्रकार ये जो मैप के अति महत्वपूर्ण स्थान है इनका आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। इस क्लास में हमने 5 मॉडल पेपर हल किया और अन्य 5 मॉडल पेपर हम है वो आपके एग्जाम से पहले अगली क्लास में हल करेंगे। जो सिक्योरिटी मिशन के अति महत्वपूर्ण प्रश्न है वो भी हम हल करेंगे। सिक्योरिटी मिशन की पीडीएफ है वो टेलीग्राम ग्रुप में डाल दी गई है, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। इस मॉडल पेपर की पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, आप वहाँ से पीडीएफ है वो फ्री में प्राप्त कर पढ़ सकते हैं। धन्यवाद, मस्त रहिए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए।